भाई राजस्थान में सेब हो ही नहीं सकती। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अपने इस रेतीले दौरों में कैसे सेब उगा रखी है हमने। हमारे पास खाने को कहते हैं ना, अनाज भी नहीं था उस समय जब मुझे अलग किया गया, तो मुझे कुछ नहीं दिया गया। और आज अगर मैं उस समय को याद करूँ, पीछे के समय को, तो कहते हैं ना, एक बार हमें रोना आता है। पड़ा जब हमने ये पेड़ लगाए तो हमारे पास ना ट्यूबवेल था ना और था। मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते थे। अगर दूसरों के बच्चे सेब या अपने केला खाते थे तो मेरे बच्चे रोटी खा के पेट भरते थे। राजस्थान के रेतीले दौरों में सेब उगाकर एक महिला किसान ने नया कारनामा स्थापित किया। आज पूरे भारत में नहीं, विश्व के कई देश इसे महिला किसान के रूप में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है बेरी गांव से संतोष जी। संतोष जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एक बार तुम कैमरा आगे आ जाइए, आप दिखाइए। नमस्कार। शायद हाथों से लग गए। बिल्कुल, अपना परिचय के साथ हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? मेरा नाम संतोष खेदड़ है, गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान से मैं आज बोल रही हूँ। और ये हमारा छोटा सा शेखावाटी कृषि फार्म है। और इसी के साथ ये आप देख सकते हैं कि आज 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी ये हमारा सेब हो रहा है। क्योंकि ये सेब है, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में होती है, हिमाचल में होती है। भाई राजस्थान में सेब हो ही नहीं सकती। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अपने इस रेतीले दौरों में कैसे सेब उगा रखी है हमने। और इनमें फ्रूटिंग भी इतनी ज़्यादा है कि एक एक पेड़ पे 20-25 किलो सेब उतर रहे हैं। और इनकी साइज़ भी अच्छी है। बिल्कुल। और उसी के साथ ही इसका कलर जो है, वो कलर अब आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये अपने जुलाई के अंदर पक कर तैयार हो जाएगा। और इसका मिठास है वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जो बाज़ार में आ रही है वो कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई आ रही हैं। इस समय कहीं पे फल नहीं मिलेगा आपको फल मिलेगा तो सिर्फ राजस्थान में मिलेगा। बिल्कुल। हाल ही के समय में राजस्थान में और पूरे देश में एक वीडियो ट्रेंडिंग हुआ था आपका, मैंने भी देखा था। कई लोग, करोड़ों लोगों ने आपका वीडियो देखा था। परिवार के बारे में आप बता रहे थे, कैसे आपने यहाँ फार्म की शुरुआत की। थोड़ा सा वो वीडियो के बारे में बताइए ना, कैसे ये शुरुआत है वो हुई थी आपकी? ये हमारी शुरुआत 2008 में हुई थी। क्योंकि उस समय मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते थे। तो नौकरी के साथ ही मैंने उनको ये कहा कि भाई हमें अलग हट के कुछ करना चाहिए, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होगा नहीं। तो मेरे पति ने वहाँ एक करौली में अनार का बगीचा देखा था। तो मैंने भी किया कि भाई अनार का पेड़ लगाएंगे। तो शुरू में हमने 2008 में अनार का पेड़ लगाया था। तो उस समय हमें उद्यान विभाग से मिला था ये। तो हमने 220 पेड़ अपने 5 बीघा खेत के अंदर लगाए थे। वो लगाने के बाद हमने 2011 में जब भी इनका उत्पादन मिला तो हमें 3 लाख रुपए की इनकम मिली। क्योंकि एक किसान अगर 3,000 रुपये देखता है और अचानक वो 3 लाख रुपये देखता है तो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो उसके बाद जब मुझे दूर दूर से अधिकारी आए, किसान आए, सब देखने के लिए आने लगे, भाई अनार भी अपने राजस्थान में हो सकती है। तो उन्होंने यहाँ आकर के देखा कि ये तो बिल्कुल लाल कलर में है और इनका दाना भी इतना सॉफ्ट है, इतना नरम है कि इसे अगर हम खाएँगे तो उसमें दाना नहीं लटकेगा। क्योंकि कई अनार ऐसी होती है जिसमें पत्थर जैसा होता है, कड़क होता है, वो खा नहीं सकते अपन। और इसका मिठास भी बहुत अच्छा है। एक हमारे अनार की ये खासियत है कि उसको अगर हम तोड़ करके नीचे रख देंगे तो 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। उसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये रहेगी। और उसी के साथ उसमें कई रोग भी आते हैं। जैसे उसमें फल छेदक मक्खी आती है, वो उसमें छेद कर देती है, जिससे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हमने फेरोमोन ट्रैप लगा रखी है। तो उसमें वो जो मक्खियाँ आती हैं वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और जिससे कि वो बाहर उन पर डंक नहीं मार पाती हैं। उससे हमारा जो वो फल है वो सेफ रहता है। उसी के साथ हमने अपने पेड़ों में रसायन नहीं डाला, उसको हमने जैविक ऑर्गेनिक तरीके से उसे तैयार किया। उसी के अंदर हमने गाय का जो गोबर था उसे गड्ढे में सड़ा करके और उन्हीं के जो अपना स्प्रे थी वो हमने बना करके और इन्हीं पेड़ों पे डाली, जिससे हमारा जो पेड़ था वो बिल्कुल सेफ रहा। उसी के साथ ही जब धीरे धीरे हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे आगे बढ़ा लें, तो 2013 के बाद हमने इसके अंदर इन्हीं पेड़ों की कटिंग से हमने पौध शुरू की। तो शुरू में क्या है कि एक बार हमने 10,000 पेड़ लगाए, लेकिन हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। उसमें हमारे 1000 पेड़ ही सक्सेस हुए। लेकिन हमने फिर भी उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना है। तो फिर हमने दोबारा शुरू की। तो दोबारा जब हम 10,000 पेड़ तैयार किए तो उनमें से 90,000 हमारे पेड़ तैयार हो गए। तो कहते हैं ना, धीरे धीरे अगर करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते। तो यही हमने अपने खेत में इनोवेशन किया कि भाई हमें 2016 में हमें सेब का पेड़ आया था इनोवेशन के लिए कि भाई ये राजस्थान में हो सकता है क्या, और वो आज हमारे राजस्थान में हो रहा है। फिर इसी मदर प्लांट से हमने और पेड़ तैयार किए। फिर मैंने अपने खेत में 80 पेड़ लगा दिए और आज 19 से मैं 10-10 हज़ार पौध तैयार करी, जो अन्य किसानों को मैं अवेलेबल करवा रही हूँ। क्योंकि हर किसान के पास पेड़ तो लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। उसी वजह से सभी किसान भाई आने लगे और कहने लगे हमें भी पौध चाहिए।
तो मैंने अपने खेत में इन्हीं की शुरू की और सभी किसान भाइयों को आज मैं अवेलेबल करवा रही हूँ। और उसके साथ जो हमारी ये नर्सरी है ये NHB द्वारा रजिस्टर्ड है, जिससे कि हमारा जो किसान भाई है ऑल इंडिया में वो कहीं पर भी लगाएगा तो भी उस पर उन्हें सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि किसान जो है उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना एक साथ वो खर्च कर सके। तो उन्हें हमें सरकार की बस सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो हमारी सरकार है वो हमें सब्सिडी दे रही है तो हम उसका पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। और उसी के साथ ही हमने हमारा जो शेखावाटी कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक भी बना रखी है, जिसपे किसान भाइयों को हम पूरी बात बताते हैं। उस चैनल पे पूरी बात बताते हैं कि किस समय लगाना है, आपको कैसे करना है। संतोष जी, अगर ये कारनामों की बात करें तो एक बड़े पढ़े लिखे या कोई कि एग्रीकल्चर विभाग से आने वाले ऐसे एक सक्षम की ज़रूरत होती है। आप तो कहते हैं कि पढ़े लिखे भी नहीं थे, नए नए कारनामे करें, चूल्हा चौकी से निकलकर आपने ये चीज़ें शुरुआत की। आज देखें तो आज पूरा राजस्थान ही पूरा देश आपको एक अलग महिला किसान के रूप में जानते हैं। तो चूल्हा चौकी से निकल के यहाँ तक आने में क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। शुरुआती के समय की बात करें तो ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि महिला जब घर से निकल के कुछ अलग करती है तो पड़ोसी करने लग जाते हैं ये क्या कर रहे हो फालतू की काम। ऐसी चीज़ें शायद शुरू में आई होंगी खूब। ऐसी चीज़ें देखो शुरू में बहुत आई हैं, क्योंकि शुरू में हमारे पास खाने को कहते हैं ना अनाज भी नहीं था उस समय। जब मुझे अलग किया गया तो मुझे कुछ नहीं दिया गया। और आज अगर मैं उस समय को याद करूँ, पीछे के समय को, तो कहते हैं ना एक बार हमें रोना आता है, क्योंकि एक के पास अगर बच्चों को खिलाने के लिए अनाज नहीं हो तो वो क्या कर पाएगी। बिल्कुल। तो हमें इतना संघर्ष करना पड़ा। जब हमने ये पेड़ लगाए तो हमारे पास ना ट्यूबवेल था ना और था। मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते थे, तो उसी के साथ जो मेरे बच्चे थे, कभी मेरे बच्चों ने हट नहीं किया कि आज मम्मी हमें ये कपड़े लेने हैं या हमें ये कुछ खाना है। अगर दूसरों के बच्चे सेब या अपने केला खाते थे तो मेरे बच्चे रोटी खा के पेट भरते थे। तो आज उन्हीं बच्चों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। और जब स्कूल से आते वापस आके मेरे साथ इसी खेत में लग जाते, भाई हमें इनकी खुदाई कर रही है, हमें खाद बनानी है। और हमें सबसे ये था कि हमारा जो बीड़ था, जो अपना जोड़ा बोलते हैं उसे, उसमें से हम नीम और आकड़े थे वो, उसमें से मेरे बच्चे थे वो मुझे यहाँ कटवा करके ला के देते थे ताकि मैं उनकी दवाई बना सकूँ। और पूरे बच्चे और मेरे पति का मुझे पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि एक महिला अगर जब ये अनार लगे तो सभी ने मुझे भाई बुलाया कि आपने ये सक्सेस कर दिखाया तो आप आओ। तो अगर मेरे पति ने मुझे नहीं भेजा होता तो मैं आज आगे नहीं बढ़ पाती। तो मेरे पति का मेरे साथ पूरा सपोर्ट रहा है। और उसी के साथ जब मैंने गरीबी को देखा तो 3 लाख रुपए आए, तो कहते ना एक कोई 5 रुपये देने के लिए तैयार नहीं था उस समय, जिस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। एक बार मेरे पति बीमार हो गए तो मैंने सबसे कहा कि भाई चलो ब्याज पे ही दे दो, आपको वापस कर देंगे, लौटा देंगे। लेकिन किसी ने भी ब्याज पे देने को तैयार नहीं। तो उस समय का आज मुझे रोना आ रहा है कि जो मेरे पास गहने थे मैंने वो बेच करके अपने पति की दवाई पानी करवाई और आज वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं ना कि गरीबी का कोई सहारा नहीं है और ना ही गरीबी का कोई साथ देता है। और आज अगर मैं कमा रही हूँ, आज मैं एक साल में 35 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो आज अगर मैं किसी से 10,000 के लिए कहूँगी तो वो 10 लाख रुपए देने को तैयार हो जाएगी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो देख रहा है कि ये वापस लौटा सकेगी। उस समय सबको ये नहीं था कि ये लौटाएगी कैसे। तो इसलिए गरीबी किसी के लिए भी। संतोष जी, मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया, मैं दोबारा बता दूं कि संतोष जी की बेटी की जब शादी हो रही थी तो शायद दहेज में कहा जाता है, जो इन्हीं के यहाँ फार्म में तैयारी थी पौधे दहेज के रूप में आपने उसको दिए थे। आज उनका भी एक बड़ा फार्म है जो पूरे क्षेत्र में अपने पौध की भी सप्लाई कर रहा है। आप उनकी पौध यहाँ भी आती हैं, तो थोड़ा सा उस शादी के बारे में। वो कहते हैं ना कि जब किसी की बेटियां हो जाती हैं तो वो दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करता है, और वही हमारे अंदर थी कि भाई हम बेटियों के लिए दहेज कहाँ से कर पाएंगे। तो मुझे ये था कि मैं बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा नहीं करूँगी, मुझे तो बेटियों को पढ़ाना है, क्योंकि हमें बच्चियों को पढ़ाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो वही मैंने अपनी बेटियों के लिए किया। अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा करके, बड़ी बेटी के तो मुझे पता नहीं था कि एग्रीकल्चर क्या होती है, क्योंकि 11 के अंदर जब अधिकारी लोग आए तो उन्होंने यही कहा कि आपकी बेटी पूरा आपका सपोर्ट कर रही है तो आप उन्हें एग्रीकल्चर दिलवाओ। तो तब मैंने छोटी बेटी और मेरे लड़के को तो एग्रीकल्चर से BSc करवाया था और बड़ी को अपने कला वर्ग दिलवा के B.Ed करवाया। और फिर जब उसकी शादी की 17-18 में, तो उसे मैंने दहेज नहीं दिया। उसे दहेज की बजाय 551 पेड़ मैंने समधी जी को दिए थे, और जो बाराती आए 300 उनको मैंने 2-2 पेड़ दिए। तो आज वो जो बाराती थे वो भी याद रख रहे हैं कि अगर ऐसी बारात मिल जाए तो बगीचा अपने आप तैयार हो सकता है। और वो मेरी बेटी है, वो उसने अभी नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो कह रही थी मम्मी अगर आप खेत में कमा सकते हो हम क्यों नहीं कमा सकते। आपने हमें पूरा बगीचा दिया। तो आज वो भी बगीचे के अंदर उसका सास ससुर, उसका देवर देवरानी बेटी सब
उसी खेती में लगे हुए हैं और वो भी आज उसी से पैदावार करके इनकम कमा रहे हैं। तो अनार की खेती में आए थे, फिर सेब की खेती में कैसे आने मानस पड़ा? कि मैं जानूं कि आपको आज अनार के साथ साथ राजस्थान के दौरों में सेब की खेती करने के लिए अलग ही ख्याति प्राप्त हो गई है। बड़े मंचों पे मैंने कई भाषण आपके भी सुने हैं, यहाँ सेब भी मैंने देखी। आज कई बड़े अधिकारी भी आते रहते हैं, देखते हैं। वो इस कारनामे की आपके भी जायल हो चुके हैं। वो ये है कि सेब तो कहते हैं ना, कुदरत का करिश्मा है कि भाई ये तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हो सकती है, लेकिन हमने उसे नकार दिया है, क्योंकि आज हमने इसे इन धोरों पे, राजस्थान के धोरों में इसे तैयार कर दिखाया और सब ये देख रहे हैं कि इस पे कलर आ रहा है और कितने से फल आ रहे हैं। तो अगर किसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल, अपनी मिट्टी में सोना उगा सकता है, हर काम कर सकता है। और मैंने सेब ही नहीं, अपने इस राजस्थान में अपनी जो बादाम है, आड़ू है, वो भी अपने यहाँ लगा करके दिखाया और उसके फल भी लगे हुए हैं आज। और इस सेब को मैं अभी 6 जून को मुझे दिल्ली में नेशनल अवार्ड दिया गया था, तो मैं वहाँ पर लेके गई थी। तो उन्होंने इसको अचंभा समझा कि अरे वाह, राजस्थान में सेब जो अब भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी नहीं हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे इसके लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया। और उसी के साथ उन्होंने ये किया है कि भाई अगर आप इतना कर सकते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि एक किसान क्या नहीं कर सकता है। बिल्कुल, अपना किसान है, अगर उसने मन में ठान लिया तो वो क्या नहीं लगा सकता। आज अपने सेब यहाँ हो रही हैं, अनार यहाँ हो रही हैं, बादाम यहाँ हो रही हैं, केसर यहाँ हो रही है, तो क्या नहीं कर सकते हम। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं महिलाओं पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि महिलाएं हैं वो यही सोचती हैं कि हमें चूल्हा चौकी तक ही सीमित रहना है, लेकिन उन्हें चूल्हा चौकी तक ही सीमित रहना है। उनके अगर 2 बीघा ज़मीन है या 5 बीघा है, तो वो महिलाएं आज मुझे देख करके आज प्रेरित होकर के वो आज बाहर आ रही हैं और अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी पे आ रही हैं। क्योंकि बागवानी में एक तो ये रहेगा कि उसमें पानी कम रहेगा, पानी की लागत कम है, और इसमें हमारी इनकम भी डबल है, और इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं है। अगर हमने एक बार पेड़ लगा दिया तो उसे 20 साल तक हम उसके पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमें 20 साल तक हमें वो फल देता रहेगा। और उसी के साथ हम उसके बीच के अंदर जो हमारी जगह है उसके अंदर हम सब्जी कर सकते हैं, लहसुन है, प्याज है, बेल की सब्ज़ी है, वो हम सब उसके अंदर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सी महिलाएं हैं और मेरे जो युवा किसान हैं वो भी सबने पहले तो नकार ही दिया था कि भाई ये जो हमारी धरती है ये घाटे का सौदा है, लेकिन जब से नहीं होंगे, ये शुरू में यही सोचा होगा जी नहीं होंगे, और वो घाटे का सौदा ही बताते थे। लेकिन जब से मैंने ये तैयार किया, जब से सभी ने नकार दिया कि भाई घाटे का सौदा नहीं है, ये हमारी खेती है, ये हमें आगे बढ़ा सकती है और हम जितना चाहें उतना इस अपनी ज़मीन में कमा सकते हैं, तो सब भाई युवा किसान है वो सभी इसी में आ रहे हैं। और इसी के साथ ही कोई किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती में काम करे, बिल्कुल, कोई नहीं करवाना चाहता, वो ये चाहता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि मैंने अपने बेटी को एग्रीकल्चर से बीएससी करवाया। बीएससी करवा के मैंने ये कहा, बेटा तुझे दर दर नौकरी खाने की, ठोकरे खाने की ज़रूरत नहीं है, और तुझे अगर कमा के खाना है तो तू खेती में कमा सकता है। बिल्कुल। तो आज मैं अपने बेटे पे बहुत गर्व करती हूँ कि जो आज मेरे साथ खड़ा रह करके आज मेरे साथ यहाँ खेती में काम कर रहा है। और बहुत से किसान हैं, उनको हम ये जो पौध देते हैं तो उसके लिए सभी को प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। भाई गरीबी है वो नहीं देख सके, तो जितने भी किसान भाई हैं तो उन्हें मेरा लड़का जो है वो उन्हें प्रशिक्षण देता है, किस तरह से उन्हें पेड़ लगाने हैं, उन्हें खाद देनी है, पानी देना है, वो सारा साथ मेरे साथ मिलकर के काम करता है। और यही मैं समझती हूँ कि हमें सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो संतोष जी, बारिश का समय है, पौध लेने के लिए कई गाँव से लोग, शहरों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। चाहे घरों की बात करें, एक बड़े स्तर पर अगर बागवान लगाना है तो भी अब यहाँ आपके आते हैं। तो अपने यहाँ फार्म में कौन कौन से पौधे, किस किस टाइप के पौधे? अपने यहाँ नर्सरी में हर फलदार पेड़ मिलेगा, नींबू, मौसमी, अमरूद, चिक्कू, थाईबेर, एप्पल, अनार, जितने भी अपने जो पेड़ हैं वो मैं यहाँ पर, मेरे पास सारे मदर प्लांट हैं और उन्हीं से मैं तैयार कर रही हूँ। इसी के साथ ही अगर किसान भाई कोई लेना चाहे तो वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है और मैसेज भी कर सकता है, और हमारे फ़ोन नंबर हैं, आप फ़ोन नंबर भी बिल्कुल हम मेंशन करेंगे, 77370992 पे वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। और वो हमारे पास आके देखें पहले कि किस तरह से पेड़ है या नहीं, क्योंकि कई आता है दूसरे के पे जाके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और वो फिर अपने पेड़ों की सप्लाई करते हैं। तो मैं चाहती हूँ किसानों को गुमराह नहीं किया जाए, तो किसानों को आगे बढ़ाना तो हमें उन्हें ओरिजिनल क्वालिटी की पौध देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हमारी सोच है। इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि अगर जो किसान भाई लगाना चाहता है, बरसात का फुल सीज़न है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी में आना चाहिए कि हमारा पर्यावरण है वो भी शुद्ध रहेगा और वो अपने खेत में कमा सकेंगे। एक उनका परिवार है, वो हमारा पूरा परिवार अपने साथ काम में लगा रहेगा। ये नहीं कि उन्हें कहीं कहीं बिछड़ जाए, कोई नौकरी पे चला गया, कोई कहीं चला गया, तो किसी को कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो संतोष जी हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी को वैसे तो पूरे देश के अंदर एक महिला किसान के रूप में जानते हैं,
लेकिन धोरों में सेब और अनार की जैसी खेती करके इन्होंने एक नया कारनामा स्थापित किया। इसी की बदौलत आज नेशनल भर के कई अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। कई बड़े बड़े सेमिनार हैं उनको अटेंड भी ये कर चुके हैं। आज राजस्थान के कई महिला किसानों के साथ कई बागवान जो यहाँ अपनी खेती कर रहे हैं, किसान हैं, उनको ट्रेनिंग भी ये दे रहे हैं।